स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैकड़ों साल पुरानी बात है। अनंतपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी नैना रहती थी। राजकुमारी नैना बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, परंतु इसके साथ ही वो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी थी। जब उसकी सवारी नगर के बाजारों से गुजरती थी तो मकानों और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाते थे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देते। राह चलते राहगीर रास्ते से हट जाते और गली कूचों में भाग जाते। अगर संयोग से कोई राहगीर सड़क पर रह जाए तो उसके लिए आदेश ये था कि वो उसी समय जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, और अगर कोई इस आदेश का पालन ना करे तो उसके लिए सजा ये थी कि उसे चौराहे पर खड़ा करके उसकी आंखों में गरम गरम सलाखें घोंप दी जाती थी, जिससे कि वो अंधा हो जाता था। एक दिन की बात है, राजकुमारी नैना की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि तभी एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से उस सड़क पर आ निकला। राजकुमारी की सवारी इतनी तेजी से आ रही थी कि उस बूढ़े राहगीर को मौका ही ना मिला कि वो वापस किसी गली में चला जाए। उस बूढ़े के सिर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था, जिसे किसी दूसरे के सहारे के बिना वो उतार भी नहीं सकता था, और अगर वो जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए अपने टोकरे को फेंक देता तो उसकी सारी मछलियां सड़क पर बिखर जाती। वो गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब क्या करें और किधर जाएं। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी राजकुमारी नैना के बेरहम सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी नैना ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बूढ़े आदमी की आंखें 2 दिन के बाद गरम सलाखों से फोड़ दी जाएं। सिपाहियों ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म राजकुमारी जी। लेकिन इस आदेश को सुनकर वो बूढ़ा राहगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर वो राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझ गरीब मछुआरे पर आप दया कीजिए। मैंने जानबूझकर आपको नहीं देखा। आप मुझ पर दया कीजिए और मेरी उम्र का तो ख्याल कीजिए। राजकुमारी ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, और फिर राजकुमारी की सवारी आगे निकल गई। वो गरीब राहगीर रोता हुआ रह गया और राजकुमारी और सिपाहियों से अपनी गलती की माफी मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ अपने सिर पर रखे हुए टोकरे को ना संभाल सके और उसका टोकरा बीच सड़क में ही गिर गया। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे ओ जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को तूने गंदा कर दिया। चल जल्दी इन मछलियों को उठा। अब तो उस गरीब मछुआरे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजा के डर से अपने कांपते हुए हाथों से मछलियों को उठा उठाकर टोकरे में वापस भरने लगा, मगर हालत ये थी कि वो मछलियों को टोकरी में डालता पर वो नीचे गिर जाती। बेरहम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे, अरे ओ बूढ़े, जल्दी कर, हम लोगों को तुझे सजा देनी है, तेरे पास वक्त बहुत ही कम है। उसी समय एक नौजवान लड़का वहां से गुजरा। उसे उस बूढ़े पर दया आ गई और वह उस बूढ़े की मछलियों को उठा उठाकर टोकरे में वापस भरने लगा। सिपाहियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि मछलियां उठाकर टोकरे में रख दे? लड़के ने उठते हुए कहा कि एक गरीब आदमी की मदद करना क्या कोई जुर्म है? उसकी ये बात सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसकी गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। घमंडी राजकुमारी के बेरहम सिपाहियों ने आगे बढ़कर कहा, अरे बेवकूफ, तुझे अपना तो होश है नहीं और तू हमें कायदा सिखाता है। चल आगे बढ़। जाते जाते वो लड़का उन सिपाहियों से कहने लगा, तुम लोग जितना चाहे अत्याचार कर लो, परंतु मरना तो सबको ही है, और ये बात जाकर अपनी राजकुमारी को भी बता देना। ये सुनकर तो सिपाहियों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उस लड़के की ये बात सुनकर वो बूढ़ा उस लड़के के पास गया और उस नौजवान से कहने लगा, बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है और वो इन अत्याचारियों का हिसाब एक दिन जरूर करेगा। इसके बाद वो बूढ़ा जल्दी जल्दी से मछलियां उठाकर टोकरी में भरने लगा। सिपाही
उस बूढ़े को लेकर महल में पहुंच गए, जहां पर उसे सजा दी जानी थी। इतने में राजकुमारी नैना बाजारों की सैर करने के बाद जब महल में पहुंची तो राजा के मंत्री जयदेव ने कहा, राजकुमारी जी, मुझे तो इस बूढ़े आदमी पर तरस आ रहा है। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए और इस गरीब बूढ़े को माफ कर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, कभी भी नहीं। जिस तरह तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ आदेश वापस नहीं हो सकता। मंत्री जयदेव ये सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने राजकुमारी से और ज्यादा बहस की तो उसके लिए भी कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। मगर मंत्री दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि इस बूढ़े आदमी की आंखें सलामत रहें। राजकुमारी नैना का महल राजा के महल से बिल्कुल अलग था और उसके चारों तरफ बहुत ही सख्त पहरा था। आदमी तो आदमी उसके महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए राजकुमारी अपने महल में बिल्कुल अकेली सोती थी और खिड़कियां खुली रखती थी ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आती रहे। उस घमंडी राजकुमारी को अपनी जान की इतनी फिक्र थी कि रात को सोते हुए भी वो चारों तरफ अपने पहरेदारों से घिरी रहती थी। मगर एक रात राजकुमारी के मन में न जाने क्या आया कि उसने अपने पहरेदारों से कहा कि वो आज पहरा ना दें, मैं बिल्कुल अकेली ही सोऊंगी। पता नहीं राजकुमारी के मन में ऐसा क्या आया जो आज वो अकेली सोने के लिए तैयार हो गई थी। उधर वो नौजवान लड़का जिसने मछुआरे की मदद की थी, जिसके बारे में आपको शुरू में बताया गया था, वो नौजवान जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में आ पहुंचा और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वहीं पर राजकुमारी के पलंग के साथ एक मेज पर बहुत ही शानदार हीरा रखा हुआ था, जिसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। कमरे में यूं तो हर एक चीज कीमती थी, पर जो चमक उस हीरे में थी वो किसी भी चीज में ना थी। ये देखकर उस नौजवान ने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसी वक्त कमरे में अंधेरा हो गया और वो लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में जब राजकुमारी नैना की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबराकर बिस्तर से उठी और बड़ी ही मुश्किल से एक एक चीज को टटोलते हुए उस रस्सी तक पहुंच गई, जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ एक घंटा जोर जोर से बजने लगता था। उसने रस्सी को जोर जोर से खींचा और उस घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दास दासियां और सारे पहरेदार घबराकर राजकुमारी के कमरे की तरफ भागे। इधर राजा की आंख भी खुल गई और रानी भी जाग गई। वो घबराते हुए अपने पति से कहने लगी, महाराज ये क्या हुआ? वो घबराकर राजा से कहने लगी, हाय मेरी बेटी को क्या हो गया? लगता है वो किसी खतरे में है। आप जल्दी चलिए, देखिए और मेरी बेटी को क्या हुआ। वे दोनों तेज कदमों से चलते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। राजकुमारी के कमरे में पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी बहुत ही गुस्से में थी और सारे पहरेदार हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में आते हुए किसी को भी नहीं देखा। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि पिताजी, लगता है मेरे कमरे में कोई चोर आया था और मेरे कमरे का हीरा यहाँ से गायब है। मगर ये पहरेदार कहते हैं कि इन्होंने किसी को भी महल में आते हुए नहीं देखा। राजा ने गुस्से से अपने पहरेदारों की तरफ देखा तो सैनिक घबराकर कहने लगे, महाराज हम तो एक पल के लिए भी नहीं सोए, सारी रात हमने चौकन्ना होकर पहरा दिया। राजा ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, कल शाम तक तुम चोर को तलाश करो। अगर ऐसा ना कर पाए तो तुम्हें बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। पहरेदारों के जाने के बाद रानी कहने लगी, मुझे पक्का यकीन है कि इन महल के सेवादारों में से चोर कोई भी नहीं है, बल्कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है। इसलिए आप सुबह होते ही ये ऐलान कर दीजिए कि चोर को पकड़वाने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर राजा हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसीलिए वो चुपचाप गर्दन लटकाए हुए अपने महल की तरफ चला गया। सुबह होते ही उसने अपने राज दरबार में ये ऐलान कर दिया
कि जो भी आदमी राजकुमारी का बेशकीमती हीरा उसे वापस ला कर देगा तो उस आदमी को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन जब राजा अपने राज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था कि तभी दरबार में एक नौजवान दाखिल हुआ। उसने राजा को सलाम किया तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो नौजवान कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी का बेशकीमती हीरा लेकर आया हूँ और उसके बदले में मैं मुंह मांगा इनाम चाहता हूँ। राजा ने कहा, शाबाश नौजवान, लाओ वो हीरा कहाँ पर है। नौजवान ने एक हीरा अपनी जेब से निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा हीरे को देखकर बहुत ही खुश हुआ और फिर नौजवान से पूछने लगा, कहो नौजवान, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। नौजवान कहने लगा, हजूर, परसों राजकुमारी ने एक गरीब मछुआरे की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था। उस आदेश को वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने उस बूढ़े राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां भी दी। राजा ने पूछा, तुम्हारा उस गरीब आदमी से क्या रिश्ता है। लड़का कहने लगा, कुछ भी नहीं हजूर, मुझे तो उसकी गरीबी देखकर उस पर तरस आ रहा था। अगर उस बूढ़े राहगीर ने राजकुमारी को देख भी लिया तो इससे राजकुमारी पर क्या फर्क पड़ सकता था। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, उस बूढ़े राहगीर का कसूर हमने माफ किया, आप उसे आजाद कर दीजिए और इस लड़के और साथ में उन 5 सिपाहियों को कैद खाने में डाल दीजिए। लड़के ने कहा, महाराज, मेरा कसूर क्या है। राजा कहने लगा कि तुम एक चोर हो, तुमने वो हीरा चुराया था। नौजवान कहने लगा, मगर मैंने तो उस राहगीर को आजाद करवाने के लिए ये चोरी की थी। राजा ने कहा कि अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान कहने लगा, महाराज, याद रखिए, अगर आपने मुझे कैद किया तो मैं आपका ताज भी चुरा कर ले जाऊंगा और आप मुझे पकड़ ना सकेंगे। राजा ने कहा, ना समझ लड़के, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। और इसके बाद राजा ने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाही उस नौजवान को पकड़कर कैद खाने में ले गए। मंत्री ने जाकर उस बूढ़े राहगीर को आजाद किया और सिपाहियों को 20-20 कोड़े लगवाए गए। राजकुमारी अपने हीरे को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस हीरे के चोर को बहुत ही सख्त सजा दी जानी चाहिए। राजा ने कहा, हमने इसके चोर को कैद खाने में डाल दिया है और ये सोच रहे हैं कि कल सुबह उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएं, ताकि देखने वाले ये समझ सकें कि हमारे राज में चोरी की क्या सजा है। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक सजा सोची है, उसने तो आपका ताज चुराने की धमकी भी दी है। राजा कहने लगा, मगर वो हमारे कमरे तक पहुंचे उससे पहले उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और ये कहा कि पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि राजकुमारी का हीरा चुराने वाले चोर के हाथ सरे बाजार काट दिए जाएंगे। सभी लोग बाजार में जमा हो जाएं और ये तमाशा अपनी आंखों से देखें। मंत्री कहने लगा, बिल्कुल ठीक है महाराज, अगर इस लड़के को सजा ना दी गई तो आगे चलकर ये कोई बहुत बड़ा डाकू बन सकता है। इसके बाद मंत्री कैद खाने में गया और उस लड़के को बताने लगा कि राजा ने तुम्हारे लिए बहुत ही सख्त सजा का ऐलान किया है। अगर तुम चोरी न करते तो इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसी सजा न मिलती। वो नौजवान ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। मंत्री ने बाहर आकर कैद खाने के पहरेदार से कहा कि आज रात कैद खाने का पहरा बढ़ा देना और कैद खाने के अंदर बिल्कुल अंधेरा कर देना, ताकि ये कैदी नौजवान किसी चीज को देख ना सके। दरोगा कहने लगा, आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी, मेरे होते हुए यहाँ से कैदी तो क्या, एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकती। इसके बाद मंत्री तो वहां से चला गया और दरोगा ने कैद खाने के चारों ओर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। रात गुजर गई और सुबह मंत्री उस लड़के को देखने के लिए कैद खाने में गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां वहीं जमीन पर पड़ी हुई थीं। दरवाजे और रोशनदान बंद पड़े थे, परंतु वो चोर लड़का वहां से गायब हो चुका था। मंत्री घबरा गया और उसने दरोगा को बुलाकर गुस्से से चिल्लाया, अगर सारे सिपाही जाग रहे थे
तो लड़का कैसे गायब हो गया। दरोगा ने डरते डरते कहा, मंत्री जी, आज की रात तो मैं खुद भी यहीं पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर मैं यहाँ पर निगरानी कर रहा था। समझ में नहीं आता कि वो लड़का कैसे गायब हो गया। मंत्री को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो वहां से सीधा राजा के पास गया और उसे सारी बात बताई। राजा को भी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि जितने भी लोग आज पहरे पर थे उन सभी को कैद खाने में डाल दिया जाए और उन्हें सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाए जाएं। राजा का पूरा दिन इसी तरह से परेशानी में बीत गया। राजा ने उस दिन किसी से भी बात नहीं की, यहाँ तक कि रानी और अपनी बेटी से भी नहीं। वो चुपचाप जाकर अपने महल में सो गया। अगली सुबह राजकुमारी नैना राजा के पास आई। राजकुमारी ने देखा कि उसके पिता बहुत ही परेशान हैं और सिर पर हाथ रखकर खिड़की पर खड़े हैं। वो अपने पिता के पास गई और पूछने लगी, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने कहा, बेटी, कल रात वो चोर लड़का हमारे कैद खाने से कैसे भाग गया और कैसे उसने हमारा ताज चुरा लिया, ये किसी को नहीं मालूम। वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो भी चीज चाहता है उसे उठा कर ले जाता है। राजकुमारी कहने लगी, मुझे लगता है कि हमारे महल के नौकर उसके साथ मिले हुए हैं, वरना कैसे कोई इस महल में दाखिल हो सकता है। राजा कहने लगा, मुझे तो लगता है कि उस बूढ़े राहगीर से इस लड़के का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मैं अभी उस बूढ़े राहगीर को गिरफ्तार करके कैद खाने में रखवाता हूँ ताकि उस लड़के को पकड़ा जा सके। उस बूढ़े राहगीर को पकड़कर कैद खाने में डाला जाएगा और उसके लिए सख्त सजा का ऐलान किया जाएगा। फिर जैसे ही उस लड़के को पता चलेगा वो इसे बचाने के लिए जरूर आएगा। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसे बूढ़े राहगीर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मंत्री ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो बूढ़े राहगीर को पकड़कर लेकर आए। आदेश देने की देर थी कि थोड़ी ही देर में सैनिक उस बूढ़े मछुआरे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उस बूढ़े को महल के मेहमान खाने में भिजवा दिया और ये ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की 2 दिन के बाद आंखें निकलवा दी जाएंगी और वो इस वक्त राजकुमारी के महल में कैद है। ये खबर जब उस नौजवान तक पहुंची तो वो सोचने लगा, अच्छा, अगर मुझ पर जोर नहीं चला तो बेचारे उस गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया। फिर क्या हुआ, जब रात हुई तो राजकुमारी के महल के बाहर बहुत ही सख्त पहरा था और राजा खुद भी भेष बदल कर महल के बाहर पहरा दे रहा था। शाम के समय एक अजीब सी घटना घटी। राजकुमारी के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री और सिपाही घबराकर राजकुमारी के कमरे की तरफ दौड़े और कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी जमीन पर पड़ी हुई थी। राजा ने तुरंत शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने काफी देर तक इलाज किया और फिर डरते डरते कहने लगा, महाराज, बड़े दुख की बात है कि राजकुमारी नैना अब जिंदा नहीं रही। इन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। ये सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते वो कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का एक ही तो सहारा था। सब लोगों ने मिलकर राजा को ढांढस बंधाया और फिर राजकुमारी का शव पलंग पर लेटा दिया गया। तभी मंत्री की नजर वहां पर पड़े हुए राजा के ताज पर गई। वो कहने लगा, महाराज, ये देखिए, आपका ताज यहाँ पर पड़ा हुआ है। मंत्री कहने लगा, ऐसा लगता है कि वो चोर यहाँ पर आया था और उसी ने सांप को यहाँ पर छोड़ दिया होगा। उस वक्त राजा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत के दुख में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। जब सुबह हुई तो राजकुमारी की अर्थी तैयार की गई और उस राज्य की प्रथा के अनुसार यदि किसी कुंवारी लड़की की मौत हो जाती थी तो उसके शव को नदी में बहा दिया जाता था। इस तरह से राजकुमारी का शव भी पास ही की एक नदी में बहा दिया गया। इधर वो चोर जो कि इस सारी घटना पर नजर रखे हुए था, जब राजा और उसके मंत्री राजकुमारी के शव को नदी में बहाकर वापस चले गए तो उस चोर ने नदी में गोता लगाकर राजकुमारी के शव को बाहर निकाल लिया और फिर वो राजकुमारी के शव को अपने घोड़े पर रखकर वहां से रवाना हो गया। रातों रात घोड़े को दौड़ाता हुआ वो उस राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य सूरजगढ़ में पहुंच गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सूरजगढ़ में
वो किसी न किसी के यहाँ पर आश्रय ढूंढ ही लेगा। वो अपने घोड़े पर सवार राजकुमारी की लाश को लिए हुए दौड़ता चला जा रहा था, मगर मन ही मन में उसे ये चिंता भी सता रही थी कि सूरजगढ़ की सीमा पर जो राज्य का मुख्य द्वार है, वहां पर वो किस तरह से राजकुमारी की लाश को छुपाएगा। जब वो उस राज्य की सीमा के नजदीक एक छोटी सी बस्ती में पहुंचा, राजकुमारी की लाश को झाड़ियों में छुपाया और बस्ती के बाजार में से एक लकड़ी का संदूक खरीद कर ले आया और राजकुमारी की लाश को उसने उस संदूक में डाल दिया। रात का समय था, सूरजगढ़ का मुख्य द्वार अब बंद होने वाला था। वो चोर संदूक के साथ उस मुख्य द्वार में प्रवेश करता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ा सौदागर खड़ा था। उसने लड़के को रोक लिया और कहने लगा, नौजवान, तुम्हें 3 दिन तक मेरे यहाँ पर मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से गुजरने वाले आखिरी आदमी को मैं अपना मेहमान बनाता हूँ। वो चोर जो इस समय अपने साथ एक लाश को लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस सौदागर के यहाँ पर रुक गया तो इस लाश का राज इसे मालूम पड़ जाएगा। परंतु दूसरा विचार उसके मन में ये आया कि अगर मैं किसी सराय में गया तो वहां पर भी इस राज के खुलने का पूरा पूरा खतरा है। इससे अच्छा तो मैं इस बूढ़े के यहाँ पर मेहमान बनकर रहूं। ये सोचकर उसने बूढ़े से कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके यहाँ पर मेहमान बनकर रहूं। चलिए, मुझे कहाँ चलना है। इसके बाद सौदागर उस चोर लड़के को अपनी आलीशान हवेली में ले गया। सौदागर ने उसका घोड़ा बाहर पुरानी सी झोपड़ी में बंधवा दिया और उसे अंदर ले गया, जहां एक आलीशान कमरा था, और कहने लगा, सुनो नौजवान, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ के खिड़कियां और रोशनदान बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। तभी चोर की नजर वहां पर रखी हुई एक मोर की मूर्ति पर पड़ी। वो कहने लगा, ये मोर तो बहुत ही सुंदर है। सौदागर कहने लगा, इस मोर के अंदर बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं। जब वो पुर्जे हरकत में आते हैं तो ये मोर नाचने लगता है। चोर ने कहा, क्या इस वक्त मैं इसका नाच देख सकता हूँ? सौदागर ने बताया कि ये मोर अपने समय पर नाचता है, जब समय आएगा तो ये अपने आप नाचने लगेगा। चोर ने उस मोर को ध्यान से देखा और कहने लगा, ये मोर तो काफी कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहाँ से खरीदा था? सौदागर ने कहा कि मुझे ये किसी ने तोहफे के रूप में दिया था। और फिर सौदागर ने ताली बजाई, तभी वहां पर एक नौकर आ गया। सौदागर ने नौकर से कहा कि अगर खाना तैयार हो गया हो तो उसे हमारे लिए परोस दिया जाए। नौकर कहने लगा, हजूर, खाना तैयार है, आप चलकर खा लीजिए। इसके बाद सौदागर उस लड़के को दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसने लड़के से कहा कि अब तुम आराम करो, अब कल शाम को तुमसे मुलाकात होगी। चोर ने पूछा, तो क्या आप दिन के समय यहाँ पर नहीं होते? सौदागर कहने लगा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही यहाँ से चला जाता हूँ और शाम को वापस लौटता हूँ। चोर अपने कमरे में आ गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने संदूक में से राजकुमारी की लाश निकाली और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। और फिर उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी को चूमा, जिसको चूमते ही जमीन पर गिर गया और एक सांप बन गया। फिर उसने राजकुमारी के पैर पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। इसी तरह से जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने जहर चूसना बंद कर दिया और एक कोने में जाकर जमीन से मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो अपनी असली सूरत में आ गया और फिर से एक लड़का बन गया। इधर राजकुमारी को भी अब होश आ चुका था। वो बिस्तर से उठी और उस चोर से कहने लगी कि मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चोर ने उसे पानी का गिलास दिया और उसे पानी पिलाया और फिर सहारा देकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। चोर ने राजकुमारी को खाने के लिए कुछ फल दिए। जब थोड़े फल खाए तो राजकुमारी में कुछ ताकत आई। वो पूछने लगी कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं तो तुम डरना मत। असल में मैं नागलोक का राजकुमार नागदंत हूँ। मैं नागलोक से पृथ्वी लोक पर
अक्सर घूमने के लिए आता रहता हूँ और इस बार जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मैं तुम्हारे राज्य में था। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, इसीलिए जब चाहे मैं अपने आप को नाग रूप में बदल सकता हूँ या फिर इंसान के रूप में आ सकता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी एक बार तो घबरा गई, परंतु फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोली कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तक मैंने जो भी घटनाएं महसूस की वो सच थी या सपना। मैंने सपने में देखा कि मैं एक नदी में बही जा रही थी और फिर मुझे किसी ने वहां से निकाल लिया, मुझे एक संदूक में रखा गया और फिर मैं यहाँ पर इस कमरे में पहुंच गई। तब नागदंत कहने लगा, तुमने जो भी सपने में देखा था वो सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। तुम अपने महल में सो रही थी कि तभी वहां पर एक सांप ने तुम्हें डस लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मरा हुआ सोचकर तुम्हारे शव को नदी में बहा दिया था, परंतु मैं जानता था कि तुम अभी मरी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें डसने वाला सांप कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और मैंने तुम्हारे शरीर में सिर्फ इतना ही जहर उगला था जिससे कि तुम बेसुध रहो परंतु तुम्हारी मौत ना हो, और फिर तुम्हें उस नदी से निकालकर मैं अपने साथ ले आया। बाकी क्या हुआ वो सब कुछ तुम्हें मालूम है। राजकुमारी कुछ सोचकर नागदंत से कहने लगी कि मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, वो मेरे बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे होंगे। नागदंत ने कहा कि अब तुम उन्हें भूल जाओ, उनके लिए तुम अब मर चुकी हो। मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूँ और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। राजकुमारी कहने लगी कि मैं तो एक राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नागदंत ने कहा कि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि वैसे भी अब तुम राजकुमारी नहीं हो। राजकुमारी कहने लगी कि इस ख्याल को तुम अपने दिल से निकाल दो। नागदंत कहने लगा कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मेज पर रखे हुए मोर ने अपने पंख फैला दिए और वो नाचने लगा। राजकुमारी और नागदंत उस मोर का नाच बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि तभी अचानक उस मोर की चोंच में से एक जगमगाता हुआ मोती जमीन पर आ गिरा। उसी वक्त मोर ने नाचना बंद कर दिया। नागदंत ये चाहता था कि वो उस मोती को हाथ में लेकर देखे कि वो मोती असली है या नकली, परंतु राजकुमारी नैना ने उसे ये कहकर रोक दिया कि ये पराई चीज है, इसे हाथ मत लगाना। नागदंत कहने लगा, मैं तो सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूँ कि ये असली है या नकली। कुछ भी हो तुम इसे हाथ मत लगाना। राजकुमारी के मना करने पर नागदंत ने उस मोती को वहीं पर पड़ा रहने दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी तो सो गई, परंतु नागदंत जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा कि चलो सांप बनकर देखा जाए कि सौदागर की हवेली में किस तरह का सामान है। ये सोचकर वो एक सांप के रूप में बदल गया और फिर पूरी हवेली में घूमने लगा। पूरी हवेली में कम से कम 20-25 कमरे थे और सभी के सभी कीमती सामानों से सजे हुए थे। इसके बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया जो कि बाकी कमरों से बहुत ही बड़ा था, परंतु यहाँ का नजारा तो बिल्कुल अलग था। यहाँ पर तो चारों तरफ हड्डियां और नर कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर वो कुछ घबरा सा गया। फिर उसने देखा कि वहीं एक मेज पर एक चिराग रखा हुआ था। वहां पर वो सौदागर भी मौजूद था और वो चिराग के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ये देखकर नागदंत समझ गया कि ये बूढ़ा कोई सौदागर नहीं बल्कि कोई जादूगर है। ये सब कुछ देखकर नागदंत हैरान रह गया और चुपचाप वहां से वापस लौट गया। अपने कमरे में वापस आकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और नीचे ही बिछे हुए एक कालीन पर सो गया। जब सुबह हुई तो नागदंत और राजकुमारी दोनों जाग गए। तब नागदंत ने उस राजकुमारी से कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने उस बूढ़े सौदागर की असलियत देख ली है। इसके बाद नागदंत ने सारी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहां पर वो बूढ़ा जादूगर आ गया और राजकुमारी को देखकर कहने लगा, नौजवान ये कौन है और यहाँ कब आई? नागदंत कहने लगा, ये मेरी पत्नी है और डाकुओं के डर से मैंने इसे संदूक में छिपा रखा था। ये सुनकर भी जादूगर चुप रहा। फिर उसने फर्श से वो मोती उठाया और वापस मोर की चोंच में डाल दिया। तब राजकुमारी कहने लगी
कि अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, नहीं, अभी नहीं। मेरे यहाँ पर आया हुआ मेहमान 3 दिन से पहले नहीं जा सकता। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ बेचैनी महसूस हो रही है तो नाश्ता करने के बाद तुम मेरे बागीचे की सैर करना। वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब तरह की चीजें रखी हैं, उन्हें देखकर तुम्हारा मन बहल जाएगा। ये कहकर जादूगर वहाँ से चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद उसने नौकर के हाथों में उन दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे और लजीज पकवान थे। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो लगता है इसमें ऐसा भी कोई खाना हो सकता है जिसमें उस जादूगर ने अपना जादू किया हो। नागदंत ने कहा, हाँ, मुझे भी इस बात का शक है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी कहने लगी कि हमें इसमें से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इससे अच्छा तो हम भूखे ही रहेंगे और सैर करने के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। नागदंत को राजकुमारी की ये तरकीब अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया कि सारे नाश्ते को अपने संदूक में डाल दिया और खाली तश्तरियां नौकर को वापस लौटा दी। कुछ देर के बाद जादूगर फिर से वहां पर आया और कहने लगा, अगर तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है तो जाओ मेरे बाग की सैर करो, लेकिन याद रखना कि वहां की किसी चीज को तुम हाथ से छूना मत। ये कहकर जादूगर वहां से चला गया और वे दोनों बाग की सैर करने लगे। बगीचे की सैर करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत से पिंजरे टंगे हुए थे और हर पिंजरे में कई पक्षी बंद थे। राजकुमारी कहने लगी, मैंने ऐसे पक्षी आज तक नहीं देखे। इन पक्षियों को पकड़ना भला एक जादूगर के लिए कौन सा बड़ा काम है। उसी वक्त एक परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी कहने लगी, ये क्या, तुम तो इंसानों की भाषा बोल सकते हो, कहो तुम्हें क्या मदद चाहिए? पक्षी कहने लगा, हम सब पक्षी नहीं बल्कि इंसान हैं। इस जालिम जादूगर ने हमें पक्षी बनाकर इन पिंजरों में कैद करके रखा है। अगर तुम किसी तरह से हवेली के बड़े कमरे में रखे हुए उस चिराग को जला दो और जैसे ही उसमें से धुआं निकलने लगे तो तुम चिराग को तोड़ दो, तो जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाएगा और हम सब इंसान बन जाएंगे। तभी उनमें से एक पक्षी और बोला कि तुम इस जादूगर के कौन हो? नागदंत कहने लगा, हम तो इस जादूगर के मेहमान हैं। पक्षी बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? नागदंत ने कहा, हाँ, हमने देखा था। उसकी चोंच में से एक मोती गिरा था जिसे हमने नहीं उठाया। सुबह जादूगर ने जो नाश्ता भेजा था हमने वो भी नहीं खाया। पक्षी कहने लगा, हाँ, इसीलिए तुम दोनों बच गए, वरना मोती उठाते ही तुम भी पक्षी बन जाते और खाना खाते ही तुम उस जादूगर के नौकर बन जाते। जैसा भी वो कहता तुम वही करते। अब तुम उस जादूगर के हाथ की कोई भी चीज मत खाना। इसके बाद दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। राजकुमारी तो वहां अपने बिस्तर पर लेट गई, जबकि नागदंत ऊपर वाले कमरे में आ गया। वहां पर उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए उसने चिराग को जलाया। उसी वक्त उसमें से धुआं निकलने लगा। इसके साथ ही नागदंत ने उस चिराग को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। इसके बाद वो भागता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। वहां पर उसने क्या देखा कि राजकुमारी किसी नौजवान के साथ बातें कर रही थी। वहां मेज पर रखा हुआ मोर गायब था। ये लड़का बताने लगा कि जादूगर ने उसे अपने जादू से मोर बना रखा था। नागदंत कहने लगा, लगता है कि उस चिराग को तोड़ने से जादूगर का जादू खत्म हो चुका है। अब बगीचे में बंद वो बाकी पक्षी भी इंसान बन चुके होंगे। मैं अभी जाकर उनको देखता हूँ। ये सोचकर नागदंत बगीचे में गया तो उसने क्या देखा कि सामने से इंसानों की भीड़ उसकी तरफ आ रही थी। नागदंत के पास आकर वे सभी उसका धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि जादूगर के वापस आने से पहले उन सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। नागदंत ने उन सब से पूछा कि वे कौन हैं, तो मालूम हुआ कि उनमें से अधिकतर लोग सौदागर थे जो इस राज्य में अपना सामान बेचने के लिए आए थे। उन सब का कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। नागदंत ने कहा, हवेली में जाकर सब अपना अपना माल समेट लें। इसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया और फिर हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर खड़े हुए पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु इतने लोगों की भीड़ पर उनका कोई बस नहीं चला। सभी लोग साथ में नागदंत और राजकुमारी शहर से बाहर आ चुके थे और वहां पर उन्होंने अपना खेमा गाड़ लिया।
अपने ठहरने के लिए उन्होंने जगह बना ली। इसके बाद अगले दिन वे सब अपने साथ लाए हुए कीमती सामान को बाजार में जाकर बेचने लगे। नागदंत ने भी अपने साथ लाए हुए बहुत से कीमती सामान को वहां के बाजार में बेचा और एक ही दिन में हजारों अशर्फियां जमा कर ली। इधर जब जादूगर अपने महल में पहुंचा तो उसने देखा कि महल में कोई भी नहीं था। उसके पहरेदारों ने बताया, हजूर, आपके सभी मेहमान अपना सारा कीमती सामान लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। ये सुनकर जादूगर के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ बागीचे में गया तो देखा वहां पर सारे पिंजरे खाली पड़े थे। ये देखकर उसका सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। वो फिर से भागता हुआ ऊपर के कमरे में गया जहां पर टूटा हुआ चिराग पड़ा था। टूटे हुए चिराग को देखकर जादूगर सिर पकड़कर रोने लगा कि हाय हाय, ये चिराग जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था। इसके बाद वो उठकर उस कमरे में गया जहां पर नागदंत और राजकुमारी बंद थे, लेकिन वो कमरा भी खाली पड़ा था और मोर भी वहां से गायब था। जादूगर समझ गया कि ये सारी तबाही उस लड़के की वजह से हुई है। अगर वो नाश्ता कर लेता तो फिर मेरा गुलाम बन जाता, मगर उस चालाक लड़के ने ना तो मोती उठाया और ना ही नाश्ता किया। लेकिन अभी भी वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। इसके बाद जादूगर अपने कमरे में गया और उसने अपना भेष बदल लिया। वो एक ज्योतिषी का भेष बनाकर नगर में बाहर आ गया और लोगों से पूछता हुआ उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर नागदंत और बाकी लोगों ने अपने खेमे गाड़ रखे थे। खेमों के पास पहुंचकर वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ, भूतकाल बता सकता हूँ। हाथ की लकीरें देखकर मैं किसी के बारे में भी सब कुछ बता सकता हूँ। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी जो पास के ही खेमे में बैठी हुई थी, उसने उस ज्योतिषी को आवाज लगाई और अपने पास बुला लिया। जादूगर ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचने लगा, यही तो मेरे दुश्मन की पत्नी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कुछ देर तक वो राजकुमारी का हाथ देखता रहा और फिर उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली जिसमें रखी हुई राख को उसने हवा में उछाल दिया। इसका असर ये हुआ कि राजकुमारी उसी पल बेहोश हो गई। जादूगर ने राजकुमारी को उठाया और पिछली तरफ से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। किस्मत की बात यह हुई कि उसी वक्त नागदंत वहां पर वापस लौट आया। जब उसने अपने खेमे में देखा तो खेमा खाली पड़ा था। उसने बाकी लोगों से पूछा कि राजकुमारी कहां पर है, तो वे लोग कहने लगे कि हमने एक ज्योतिषी को राजकुमारी के पास जाते हुए देखा था। इसके बाद राजकुमारी कहां गई ये किसी को मालूम नहीं। नागदंत का माथा ठनका कि जरूर वो ज्योतिषी वो जादूगर रहा होगा। इसके साथ ही वो पीछे की तरफ भागा। उसने जमीन पर गौर से देखा तो उसे पैरों के निशान नजर आए। फिर क्या था, तेजी से दौड़ता हुआ वो उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा जहां वो कदमों के निशान जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे जादूगर दिखाई दे गया जो बेहोश राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहा था। नागदंत दौड़ते हुए जादूगर के पास जा पहुंचा। जादूगर ने जब उसे देखा तो बोला, खबरदार लड़के, अगर तू मेरे करीब आया तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नागदंत कहने लगा, खबरदार जादूगर, लड़की को यहीं पर छोड़ दे वरना तेरी मौत निश्चित है। जादूगर ने राजकुमारी को नीचे रखा और फिर नागदंत से कहने लगा, लड़के खबरदार, अगर तू मेरे पास आया तो फिर मैं अपने जादू से तुझे कबूतर बना दूंगा। नागदंत कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर नागदंत एक तरफ झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाकर वो एक भयानक सांप बन गया और रेंगता हुआ वापस जादूगर की तरफ आने लगा। इधर जादूगर जैसे ही राजकुमारी को उठाने के लिए झुका, नाग ने जादूगर की पीठ पर डंक मार दिया। नाग के डसते ही जादूगर हाय हाय करता हुआ नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर के बाद उसका दम निकल गया। नागदंत ने फिर से अपना रूप एक इंसान में बदल लिया और राजकुमारी को देखने लगा। पास के ही तालाब से वो कुछ पानी लेकर आया और राजकुमारी के मुंह पर छींटे मारने लगा, जिससे राजकुमारी को होश आ गया। नागदंत ने बताया कि अगर मैं सही समय पर ना आता तो ये दुष्ट जादूगर न जाने तुम्हारे साथ क्या करता। राजकुमारी कहने लगी, मुझे क्या मालूम था कि वो दुष्ट जादूगर एक ज्योतिषी बनकर आया है। खैर,
जो भी हो मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। चलो अब हम लोग वापस चलें। इसके बाद वे लोग अपने खेमे में पहुंचे। नागदंत ने सबसे बात की तो पता चला कि सभी सौदागर अपना सामान बेच चुके हैं और अब वो यहाँ से वापस अपने अपने नगरों में जाना चाहते हैं। नागदंत ने कहा, हमें एक बार यहाँ के राजा से मिलना चाहिए ताकि उसे हम इस सारे वाकया के बारे में बता सकें। महल में पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ के राजा से मिलने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। राजा से मिले तो सब लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ एक दुष्ट जादूगर ने उन्हें अपने कब्जे में कर रखा था। सारी बात जानने के बाद राजा बहुत ही खुश हुआ कि किस तरह से इस नौजवान ने उसके राज्य से एक दुष्ट जादूगर को खत्म कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि जंगल से उस जादूगर की लाश को लाया जाए। साथ ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वहां पर सभी खेमों को उखाड़ दिया जाए, क्योंकि अब ये सभी लोग मेरे महल में मेहमान बनकर रहेंगे। वे सभी लोग अब राजा के महल में मेहमान बनकर रहने लगे। तीसरे दिन जादूगर की हवेली नागदंत को दे दी गई। राजा ने उसके लिए कई नौकर चाकर और दास दासियां भी रखवा दी, क्योंकि उसने यहाँ पर एक दुष्ट जादूगर का खात्मा किया था और इस राज्य को बदनाम होने से बचा लिया था। राजकुमारी को नागदंत के साथ रहते रहते उससे लगाव हो गया था और वो लगाव कब प्यार में बदल गया उसे पता ही न चला, जबकि नागदंत तो पहले से ही राजकुमारी के प्रेम में पड़ चुका था। कुछ दिन के बाद नागदंत ने कहा, राजकुमारी तुम्हारे पिता बहुत ही दुख में होंगे, हमें उनके पास चलकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। ये सुनकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई और फिर वे दोनों अपने पिता के राज्य वापस लौट गए। इधर उस राजा की नींदें उड़ी हुई थी। वो तो बस अपनी बेटी के गम में पागल हुआ जा रहा था। जब उसकी बेटी अचानक उसके पास पहुंची तो जैसे उसके मुर्दा शरीर में एक बार फिर से जान पड़ गई हो। राजकुमारी ने उसे फिर सारी बातें पूरी विस्तार से बताई कि किस तरह से नागदंत ने उसकी जान बचा ली। तब राजा कहने लगा कि नागदंत, तुम तो नागलोक के राजकुमार हो, तुम भला पृथ्वीलोक पर कैसे रहोगे? तब नागदंत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं नागलोक बहुत पहले का छोड़ चुका हूँ। असल बात यह है कि मुझे नागलोक से ज्यादा पृथ्वीलोक से लगाव था और मैं अक्सर ही यहाँ पर सैर करने के लिए आया करता था। जब एक दिन मेरे पिता को ये बात पता लगी तो वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा हुए और उन्होंने मुझे नागलोक से निकाल दिया। इसके बाद से ही मैं पृथ्वीलोक पर रहने लगा और यहीं का होकर रह गया। राजा को जब ये सारी बातें पता लगी तो उसने नागदंत से अपनी बेटी की शादी करवा दी और फिर नागदंत पृथ्वीलोक पर ही रहकर राजकुमारी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा।